साथियों नमस्कार। साहित्य मंजूषा में मैं सचिन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। यहाँ हम यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर 2 हिंदी विषय के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस देख रहे हैं। और अभी तक हमने इस चैनल पर जून 2025 और दिसंबर 2024 के पेपर की एनालिसिस देखी है। और आज हम इस वीडियो में जून 2024 के पेपर की एनालिसिस देखेंगे और यह आज इसका अंतिम यानी तीसरा भाग है, जिसमें हम 61 प्रश्नों से शुरू करके 90 तक के प्रश्नों को देखेंगे। यदि आपने इसके पहले और दूसरे भाग को नहीं देखा है तो उसे जाकर जरूर देखें। यह जो पेपर है 27 अगस्त 2024 को एनटीए के द्वारा आयोजित किया गया था। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे नेट जेआरएफ संबंधित जो भी महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं उसकी सूचनाएं आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए आज के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है और जून 2024 के पेपर का 61वां प्रश्न है। नाखून क्यों बढ़ते हैं के अनुसार सत्य कथन है। देवताओं के राजा का वज्र जो दधीची मुनि की हड्डियों से बना था, नकधर मनुष्य अब एटम बम पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है। मेरे निर्बोध बालक ने मानो मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया है, जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं। एक बूढ़ा कहता था, बाहर नहीं भीतर की ओर देखो, हिंसा को मन से दूर करो। महावीर ने ठीक ही कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। तो यहाँ हम नाखून क्यों बढ़ते निबंध में जो कथन आए हैं उनकी सत्यता की जांच करें और बताएंगे कि कौन से कथन सत्य हैं। तो देखिए, देवताओं के राजा का वज्र जो दधीचि मुनि की हड्डियों से बना था, यह नाखून क्यों बढ़ते निबंध में कहा गया है हजारिपशद द्विवेदी के द्वारा। तो यह सत्य कथन है। दूसरा, नकधर मनुष्य अब एटम बम पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है, तो यह भी कथन वहां पे कहा गया है, यह सत्य हो जाएगा। मेरे निर्बोध बालक ने मानव मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया है, जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऐसा इस निबंध में नहीं कहा गया है। एक बूढ़ा कहता था, बाहर नहीं भीतर की ओर देखो, हिंसा को मन से दूर करो। यह ठीक कथन है, सत्य कथन है। यह जो बूढ़ा है, मेरे ख्याल से संभवतः ये महात्मा गांधी की तरफ हजारिपशद द्विवेदी का इशारा है, जिन्होंने अहिंसा से दूर रहो का एक तरीके से संकल्पित नारा दिया था। महावीर ने ठीक ही कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। तो ये नाखून क्यों है बढ़ते निबंध में नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ए डी और ई इसका जो है, ए बी और डी दूसरा विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं हजारिपशद द्विवेदी का निबंध है और यह उनके कल्पलता निबंध संग्रह में संकलित है और इसका जो प्रकाशन है वो 1951 ईस्वी में हुआ था। तो इसी प्रकार जो है हजारिपशद द्विवेदी के और कौन से निबंध संग्रह हैं जिनमें विचार और वितर्क हैं, कुटज हैं, साहित्य सचर हैं, है ना, आलोक पर्व हैं। इनके जो निबंध संग्रह हैं उनके प्रकाशन वर्ष के हिसाब से आप जरूर जब पढ़ें तो याद रखें। और कोई भी निबंध आप पढ़ रहे हो तो उसमें कौन सी बातें कही गई हैं, उनमें जो कुछ विशेष तथ्य हैं उन्हें आप जरूर याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिवमूर्ति निबंध के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मूर्तियों का मुख्य रंग नहीं है। श्वेत, लाल, काला, हरा। शिवमूर्ति निबंध जो है प्रताप नारायण मिश्र का निबंध है। ठीक है। तो इसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने तीन ही मूर्तियों का जिक्र किया है, श्वेत, लाल और काला। हरा रंग की मूर्ति का उन्होंने जो है उल्लेख नहीं किया है। तो यहाँ एक उत्तर में कुछ विशेष बातें हम देखते हैं कि मुख्य रंग तीन ही है इस निबंध में। श्वेत, जिसका अर्थ यह है कि परमात्मा शुद्ध है, स्वच्छ है, उसकी किसी बात में किसी का कुछ मेल नहीं है, पर सभी उसके ऐसे आश्रित हो सकते हैं जैसे उजले रंग पर सब रंग, यानी उजला रंग ही सब पर सब रंगों पर भारी है। वह त्रिगुणातीत तो हुई पर त्रिगुणालय भी उसके बिना कोई नहीं। यदि हम
सत्तो गुण में भी कहें तो बेअदबी नहीं करते, दूसरा लाल रंग है जो रजोगुण का वर्ण है। ऐसा कौन कह सकता है कि यह संसार भर का ऐश्वर्य किसी और का है? और लीजिए कविता के आचार्यों ने अनुराग का रंग लाल कहा है। ये जो रजोगुण है, ये जो है लाल रंग के लिए कहा गया है। तो यहाँ यहाँ पर जो श्वेत रंग की मूर्तियों के लिए कहा गया है कि श्वेत रंग की मूर्तियों का जो आशय होता है उसमें यह बताया जाता है कि परमात्मा शुद्ध है, स्वच्छ है और सभी उस पर आश्रित हो सकते हैं, जैसे उजले रंग पर सब रंग। वहीं लाल रंग जो है ऐश्वर्य और अनुराग का जो है प्रतीक होता है। और तीसरा रंग है काला, उसका भाव सब सोच सकते हैं कि सबसे पक्का यही रंग है, इस पर दूसरा रंग नहीं चढ़ता। तो इन्होंने मूर्तियों के रंगों को लेकर जो है यह निबंध लिखी है प्रताप नारायण मिश्र ने। अगला प्रश्न, जितना गीत शीघ्र फैलते हैं और जितना काव्य को संगीत द्वारा सुनकर चित्त पर प्रभाव पड़ता है उतना साधारण शिक्षा से नहीं होता, उक्त कथन किस लेखक का है? शिव प्रसाद सितारे हिंद, राधा कृष्णदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र और प्रताप नारायण मिश्र। तो यहाँ पर संगीत के बारे में जो है काव्य को संगीत के पर उल्लेख दिखाया गया है। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का कथन है जिसमें वे कहते हैं कि जितना गीत जो है शीघ्र फैलते हैं और जितना काव्य को संगीत द्वारा सुनकर चित्त पर प्रभाव पड़ता है उतना साधारण शिक्षा से नहीं होता है। यानी यहाँ पर जो है संगीत की जो है महत्ता उल्लिखित है। वे कहते हैं कि काव्य हो जो अगर उसमें संगीत मिला दिया जाता है तो वो जो है उसका ज्यादा चित्त पर प्रभाव पड़ता है। वहीं हम देखते हैं कि जो ग्राम गीत होते हैं जिन्हें लोकगीत भी कहते हैं, वे बहुत जल्दी फैलते हैं क्योंकि उनमें एक रागात्मकता एक संगीतात्मकता होती है। अगर आप उन्हीं उन्हीं को कविताओं को आप अगर सिखाएं, लोगों को पढ़ाएं तो वो ज्यादा नहीं हो, लेकिन अगर उसे संगीत के द्वारा अगर बताया जाए तो वो चीजें बहुत जल्दी याद होती हैं। अगला प्रश्न, दिनकर के गीतिनाट्य उर्वशी में निम्नलिखित विशेषताएं दृष्टिगत होती हैं। उर्वशी में स्त्री देह के प्रति उपेक्षा का भाव है। उर्वशी प्रेम और श्रृंगार के आवेग का काव्य है। उर्वशी और पुरुरवा के बीच प्रेम बहुत आध्यात्मिक स्तर का है। उर्वशी अपने नवजात शिशु की देखभाल स्वयं करती है। उर्वशी में रति चित्रों की पुनरावृत्ति बहुत है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल ए बी सी, केवल बी सी डी, केवल बी डी ई और केवल ए सी ई। तो दिनकर का गीतिनाट्य उर्वशी है और उसके बारे में कुछ विशेषताएं दी गई हैं, कौन से कथन सही हैं वे बताने हैं। तो यहाँ देखिए उर्वशी में स्त्री देह के प्रति उपेक्षा का भाव है। हाँ, ये सत्य कथन है। उर्वशी प्रेम और श्रृंगार के आवेग का काव्य है, यह भी ठीक बात है। उर्वशी और पुरुरवा के बीच प्रेम बहुत आध्यात्मिक स्तर का है। हाँ, वहाँ जो है प्रेम जो है उर्वशी और पुरुरवा का, वो भौतिक से आगे बढ़कर वहाँ पे वो जो उसका स्तर हो जाता है वो आध्यात्मिक तक हो जाता है। और इसी की कथा एक तरीके से इस गीतिनाट्य में दिनकर ने दिखाई है। उर्वशी अपने नवजात शिशु की देखभाल स्वयं करती है, नहीं वह अपने शिशु की देखभाल स्वयं नहीं करती है। ऋषि जो है च्यवन के आश्रम में उनका पालन पोषण होता है। उर्वशी में रति चित्रों की पुनरावृत्ति बहुत है, नहीं। तो ए बी सी जो है यहाँ पर सही कथन हो जाएंगे। तो जो उर्वशी है दिनकर की जो कृति है वो उसका जो प्रकाशन है वो 1961 में हुआ था, ये आप याद रखिए। उर्वशी प्रेम और सौंदर्य का काव्य है, ये हम जानते हैं। और यहाँ पर जो और प्रकाशन और जो काव्य हैं, संग्रह हैं जो दिनकर के, जिसमें रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, ये आप जरूर याद रखेंगे। अगला प्रश्न, जिमिलोण विलज्जय पाणिय एहि तिमि घरणे लैचित समरस जाई तखणे जय पुण्यते शमणिंत। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार सिद्ध कवि हैं कण्हपा, कमरिपा, सरहपा और डोम्बिपा। तो आप बताएं, ये बहुत ही ये जो है सिद्ध रचनाकार हैं और बहुत महत्वपूर्ण इनका जो पंक्ति है जो हिंदी साहित्य के इतिहास में
पढ़ी जाती है और महत्वपूर्ण पंक्ति है। तो ये कण्हपा की पंक्ति है और कण्हपा क्या है, एक सिद्ध कवि हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण हमने यहाँ पर सूचनाएं आपके लिए रखी हैं कण्हपा के बारे में। कण्हपा का जो समय है वो विवादास्पद है। उनका जो समय है विक्रमी संवत 810 माना जाता है और विक्रमी संवत को अगर हम ईस्वी में निकालना है तो हमें 810 से 57 जो है घटा देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं तीन, तो यहाँ पर जो है समय हो जाता है 743 ईस्वी। हम कण्हपा का समय देखते हैं, लेकिन राम कुमार वर्मा इस समय से सहमत नहीं है कि कण्हपा का समय ये है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, राहुल संकीर्त्यान तथा नागरिक चारणी सभा काशी 820 ईस्वी जो है इनका समय मानती है। इनका मूल नाम कर्णपा था। कृष्ण वर्ण होने के कारण ये कृष्णपा के नाम से प्रसिद्ध थे। कण्हपा के गुरु का नाम जालंधर पा था। कण्हपा महाराज देवपाल के समकालीन थे। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इनकी 74 रचनाएं मानी जाती हैं। राहुल संकीर्तन इनकी रचनाओं की जो संख्या है वो 32 मानते हैं। इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाओं में चर्या 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 विनिश्चय और कण्हपाद गीतिका है। वहीं जो आप देखेंगे कुकुरिपा जो है, कपिल वस्तु के ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ था। चरपटिपा इनके गुरु थे। इनके द्वारा रचित 16 ग्रंथ माने गए। सरापा जो सिद्धों में सबसे महत्वपूर्ण कवि हैं। एक तिब्बती जनश्रुति के अनुसार उनका जन्म स्थान उड़ीसा में था। एक और जनश्रुति के अनुसार उनका जन्म स्थान सहरसा भागलपुर जिले के पंचगछिया नामक ग्राम बताया जाता है। सरहपा को कोशी अंचल का कवि माना जाता है। विषय वस्तु और कला पक्ष की दृष्टि से सरहपा को सिद्ध साहित्य का प्रतिनिधि कवि माना जा सकता है। सरहपा को बौद्ध धर्म की वज्रयान और सहजयान शाखा का प्रवर्तक तथा आदि सिद्ध कवि माना जाता है। राहुल संगृत्या ने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि सरहप्पा को जो है राहुल संगृत्यान हिंदी का पहला कवि मानते हैं। इनकी रचनाएं 32 हैं और जिसमें दोहा को सबसे बेहतर मानी जाती है और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे चर्चित जो है इनकी रचना है। डोम्बिपा, यहाँ पर जो भी विकल्प दिए गए थे इस प्रश्न में उन्हीं को हम देख रहे हैं कि इनकी, जैसे हमने अभी कणपा का देख लिया, कमरपा, सरपा और डोम्बिपा। डोम्बिपा अधिकतर विद्वानों ने इनका जो समय है 840 माना है। ये जो सभी सिद्ध हैं उनके समय को लेकर उनके क्रम को मिलाने के लिए या फिर उनके क्रम को क्रमवार सजाने के लिए भी आता है, तो आप जरूर इनके समय को याद रखेंगे। डोम्बिपा का जन्म मगध के क्षत्रिय वंश में हुआ था। गुरु इन्होंने दो गुरु बनाया था। इनके पहले गुरु का नाम वीणापा और दूसरे गुरु का नाम वुरूपा था। वुरूपा को ही हम विरूपा कहते हैं। ठीक है, सिद्धों में विरूपा। इनकी कुल 21 रचनाएं मानी जाती हैं। डोम्बी गीतिका, अक्षर द्विकोपदेश और योग आचार्य इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है, जिससे जो है अक्षर द्विकोपदेश इनकी एक रचना है। अगला प्रश्न देखिए, कामायनी के सर्गों का सही अनुक्रम क्या है? संघर्ष, स्वप्न, निर्वेद, दर्शन, कर्म। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। अभी इसी जो जून 2024 का पेपर है उसके हमने अभी पिछले वीडियो में यानी उसके दूसरे भाग में ही हमने कामायनी के सर्गों को बताया कि इनके जो है इसमें 15 सर्ग हैं और 15 सर्ग के जो क्रम है वो हमें जरूर याद हो जाने चाहिए, जिसमें चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद, ये सभी जो है इनके सर्ग हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि इन सर्गों के क्या क्रम हो जाएंगे। हम देखते हैं कि इन सर्गों के क्रम है, कर्म सबसे पहले आ जाएगा। ठीक है, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद और दर्शन। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारे जो उत्तर हो जाएंगे विकल्प EBACD, विकल्प बी सही हो जाएगा। कामायनी 1936 में जयशंकर प्रसाद की रचना है और यह इनका महाकाव्य है। अगला प्रश्न, दयाराम नामक पात्र का वर्णन किस कहानी में हुआ है? अपना अपना भाग्य, राजा निर्बंसिया, लाल पान की बेगम और राही। तो दयाराम नामक जो पात्र है किस कहानी में है? तो हम देखते हैं कि राजा निर्बंसिया कहानी में दयाराम नामक पात्र आता है। यह जो कहानी है हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई कहानी है और यह कमलेश्वर इसकी जो है कहानीकार है और ये इसका जो प्रकाशन है वो 1957 में हुआ था।
अपना अपना भाग्य जो कहानी है वो जैनेन्द्र की कहानी है। ये भी हमारे पाठ्यक्रम में लगी है और इसका जो प्रकाशन है वो 1931 में हुआ था। लाल पान की बेगम जो भी है ये भी 1957 में प्रकाशित हुई थी और हमने बताया था कि ये ठुमरी ठुमरी कहानी संग्रह जो 1959 में आई थी उसमें प्रकाशित है और यह रेणु का कहानी संग्रह है। राही राही जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी है और हमने इसके बारे में बताया था कि इसकी जो है 1947 में यह प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न, आधी अधूरे नाटक में पहले मंचन के संबंध में निम्नलिखित तथ्य मिलते हैं। बड़ी लड़की की भूमिका ऋचा व्यास ने निभाई। इसका पहला मंचन दिशांतर नाट्य संस्था द्वारा किया गया। इसका निर्देशन श्री ओम शिवपुरी ने किया। छोटी लड़की की भूमिका अनुराधा कपूर ने निभाई। इसका मंचन फरवरी 1969 ईस्वी में हुआ। ठीक है, तो आधे अधूरे के संबंध में उसके मंचन के संबंध में ये जो तथ्य हैं, कौन से तथ्य सही हैं उनका चयन करना है। तो यह जो प्रश्न है आधे अधूरे जो है, अगर आप आधे अधूरे नाटक को पढ़ना शुरू करेंगे तो उसके शुरू में ही जो एक आपको निर्देशक का वक्तव्य मिलता है वहीं से यह प्रश्न बना है। सीधे किताब के पहले ही पृष्ठ से बना है जिसमें निर्देशक मंचन के संबंध में कुछ अपनी बातें कही हैं और उन्होंने बताया है कि बड़ी लड़की की भूमिका किसने निभाई और इसका पहला मंचन कब हुआ था, इसका निर्देशन किसने किया और छोटी लड़की की भूमिका और इसका मंचन सबसे पहले कब हुआ। ये सभी तथ्य वहाँ पर दिए गए हैं। तो जब भी आप कोई पुस्तक पढ़ें तो उसकी भूमिका जरूर पढ़ें। ये इस प्रश्न से हमें यही जानकारी मिलती है कि कभी भी किसी पुस्तक की भूमिका नहीं छोड़ती है। तो यहाँ पर आप देखिए, बड़ी लड़की की जो भूमिका है वो ऋचा व्यास ने नहीं निभाई है। इसका पहला मंचन दिशांतर नाट्य संस्था द्वारा किया गया है, तो यह ठीक तथ्य है, सत्य कथन है। इसका निर्देशन श्री ओम शिवपुरी ने किया, तो यह ठीक कथन है। छोटी लड़की की भूमिका अनुराधा कपूर ने निभाई, यह भी असत्य कथन है। इसका मंचन फरवरी 1969 ईस्वी में हुआ। ठीक है, यह कथन सही है। बी सी और ई इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। तो इसका जो मंचन है फरवरी 1969 में होता है और आधे अधूरे नाटक का जो प्रकाशन है वो भी जो है सबसे पहले 1969 में ही हुआ था। और मोहन राकेश जो है इसके नाटककार हैं। ठीक है, तो मोहन राकेश के और जो नाटक हैं जिनमें आषाढ़ का एक दिन है, ठीक है, जो 1958 में आया था। वहीं लहरों के राजहंस 1963। और हमने देख लिया कि जो है ये आधे अधूरे 1969। और इनका एक अधूरा नाटक है अ, पैर तले की जमीन, जिसे कमलेश्वर ने पूरा किया था 1975 में। अगला प्रश्न, मानव कब दानव से भी दुर्बल, पशु से भी बर्बर और पत्थर से भी कठोर, करुणा के लिए निरवकाश हृदय वाला हो जाएगा, नहीं जाना जा सकता। चंद्रगुप्त नाटक का उक्त संवाद किसका है? चाणक्य, अलका, सिंहरण और चंद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त नाटक में यह जो कथन है वो सिंहरण कहता है। ठीक है, इसी प्रकार जब आप इस नाटक को पढ़ेंगे तो और जो चाणक्य के कथन, अलका के कथन और चंद्रगुप्त के जो कथन है उन सभी कथन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और जब परीक्षा में वो आएंगे तो आप कहीं ना कहीं आपकी वो, कई बार जब आप नाटक पढ़ें तो मेरा एक सुझाव है कि किस पात्र के द्वारा नाटककार जो है किस तरीके की प्रवृत्ति या किस तरीके का उसका चरित्र है और उस चरित्र के हिसाब से ही वो कई बार जो है उससे संवाद और कथन कहलवाता है। तो उस चरित्र को खासकर नाटक में हमें समझने की जरूरत है कि इस नाटक में इस चरित्र का क्या जो है क्या भूमिका है। वो क्या उपदेशात्मक बातें कर रहा है या भावात्मक बातें कर रहा है या बहुत जो है वो तर्कशील बातें कर रहा है। तो इस ढंग से चरित्रों को जरूर पहचानना चाहिए। तो यहाँ पर जो यह कथन है वो सिंहरण के द्वारा कहा गया और जो चंद्रगुप्त नाटक है जयशंकर प्रसाद का नाटक है और यह नाटक उन्होंने 1931 ईस्वी में लिखा था। ठीक है, इसी तरह प्रसाद के जितने नाटक हैं, बहुत लंबी सूची है, उन सभी को प्रकाशन वर्ष के अनुसार आप याद रखें। पानी पी लेता हूँ।
70 नंबर का प्रश्न है, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, या ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है। यह पंक्तियां किस काव्य संग्रह से है? विषाद राग, एकांत संगीत, निशा निमंत्रण, आकुल अंतर। यह जो है काव्य संग्रह है, ये सभी काव्य संग्रह हैं, हम देखते हैं कि वो हरिवंश राय बच्चन के काव्य संग्रह हैं। ठीक है, तो यह जो पंक्ति है वो उनके निशा निमंत्रण काव्य संग्रह से ली गई पंक्ति है, और निशा निमंत्रण का जो प्रकाशन है वो 1938 ईस्वी में होता है। ठीक है, इसी प्रकार हम देखेंगे कि जब हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ें और उसमें छायावाद उत्तर काव्य पढ़ें, जिनमें हम हरिवंश राय बच्चन को देखते हैं, तो उनके जितने काव्य संग्रह हैं उन्हें भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न, जब आप अपने को राजनीतिक अधिकारों की तुला पर कमजोर पाते हैं तो आप सामाजिक व्यवस्था भी अच्छी नहीं बना सकते, और जब तक आपकी सामाजिक व्यवस्था तर्क और न्याय पर आधारित नहीं है तब तक आप राजनीतिक अधिकारों का उपयोग करने के योग्य भी नहीं हो सकते। यह कथन किस समाज सुधारक का है? राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, स्वामी दयानंद सरस्वती, और गोविंद महादेव गोविंद रानाडे। तो यह जो कथन है, हम देखते हैं कि यह कथन जो है महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा दिया गया था। ठीक है, महादेव गोविंद रानाडे जो है अपने समय के एक समाज सुधारक थे, और वे पेशे से न्यायमूर्ति थे, जिन्हें न्यायमूर्ति रानाडे के नाम से जाना जाता था। इन सभी के जो है ये जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं हमारे भारतीय आधुनिक भारत के इतिहास के, इनके जो समय को भी लेकर कई प्रश्न बनते हैं कि इनका समय क्या है, तो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि राजा राम मोहन राय का जो जन्म है वो 1772 ईस्वी है, और केशव चंद्र सेन का जो समय है 1838 ईस्वी है। स्वामी दयानंद सरस्वती का जो समय है 1824 ईस्वी है, और महादेव गोविंद रानडे का जो समय है 1824, नहीं, महादेव गोविंद रानडे का जो समय है वो 1842 है। दरअसल ये उल्टा हो गया है, ये 1824 और स्वामी दयानंद सरस्वती 1842। तो इसमें जो सबसे पहले जिनका जन्म होता है वो राजा राम मोहन राय, फिर महादेव गोविंद रानडे, फिर केशव चंद्र सेन, और फिर स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न, गोदान में आए प्रसंगों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। शिकार प्रसंग, भोला का होरी को गाय देना, सुंदरिया गाय की हत्या, दमड़ी बसोण का प्रसंग, राय साहब के यहाँ धनुष यज्ञ। तो गोदान में जो प्रसंग है वे कौन पहले आते हैं और कौन बाद में आते हैं, इस क्रम को व्यवस्थित करना है। तो गोदान जब आप उपन्यास पढ़ रहे हैं या कोई भी उपन्यास जब आप पढ़ रहे हैं तो उसमें जो प्रसंग है वहां से ये प्रश्न बन रहे हैं, और ये मेरे हिसाब से ये जो है थोड़े कठिन प्रश्न कहे जाएंगे, क्योंकि कई बार प्रसंग याद नहीं रहते। लेकिन जब आप बहुत गहराई से, क्योंकि अब पेपर जो है जिस ढंग से बन रहे हैं, उनके जिस तरीके से पैटर्न है, तो उस पैटर्न में ये बदलाव आए हैं कि आप बहुत गहराई से टेक्स्ट को जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक आप जो है उसको क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो सबसे पहला प्रसंग आता है उसमें भोला जो है होरी को अपनी गाय दे देता है। शुरुआत में ही कहानी की आप देखेंगे उपन्यास में, तो जो होरी जो है भोला की गाय पर निगाह लगाए रहता है कि कब उसे वो भोला की जो है सुंदर गाय मिल जाए, तो भोला जो है होरी को अपनी गाय दे देता है। तो यह जो है पहला कथन है। दूसरा, दमड़ी बसोड़ का प्रसंग आता है, फिर राय साहब के यहाँ धनुष यज्ञ होता है और जिसमें होरी जाता है। चौथा, शिकार प्रसंग होता है, और पांचवा, सुंदरिया गाय की हत्या होती है। तो यहाँ पर जो दूसरा विकल्प है बी डी ई ए और सी, इसका सही कथन सही विकल्प हो जाएगा। गोदान 1936 में लिखी गई और प्रेमचंद के जीवन का जो है यह आखिरी उपन्यास है। अगला प्रश्न, मजदूरी और प्रेम निबंध के अनुसार सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। एक तरफ फकीर है और उनका मजदूरी का जीवन है। तो इन सभी को जो है सरदार पूर्ण सिंह ने अपने मजदूरी और प्रेम निबंध में ये जो व्यक्तित्व है इन्हें उन्होंने फकीर कहा है। जैसे जॉन ऑफ आर्क, टॉलस्टाय, उमर खयाम, खलीफा उमर। और उन्होंने कहा कि वो अपने जीवन में मजदूरी भी करते थे,
जैसे कोई जूते गाड़ता था, कोई रंगमहलों में चटाई आदि बुनता था, भेड़ें चराता था, कोई तंबू सीता था। तो उनसे उनके कच्चा मजदूरी जीवन का जो है मिलान करना है। तो हम देखते हैं कि जो जॉन ऑफ आर्क हैं, उन्होंने क्या मजदूरी का जीवन किया। तो इन्होंने भेड़ें चराई। जॉन ऑफ आर्क ने भेड़ें चराने का काम था इनका। टॉलस्टाइन जो जूते गाड़ते थे। उमर खैयाम तंबू सीते थे। और खलीफा उमर जो है रंगमहलों में चटाई आदि बुनने का कार्य करती थी। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं कि विकल्प बी, A3 B1 C4 D2, तो यह जो है इसका सही कथन हो जाएगा। अभी हमने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि मजदूरी और प्रेम निबंध में जो है शीर्षक जो है 8 शीर्षक है। उन 8 शीर्षकों को हमें याद रखना है कि कौन से शीर्षक पहले आते हैं और कौन से बाद में आते हैं। तो उनकी व्यवस्था व्यवस्था अगर उनकी कही जाए करने को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करने के लिए आए तो आप उसे जरूर याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, काव्य भाषा के संदर्भ में वर्ड्सवर्थ के उपयुक्त उपयुक्त कथन है। उपर्युक्त कहने से तो ऊपर का अब वो आशय होता है, लेकिन यहाँ पर उपयुक्त से आशय है। यहाँ पर जो दिए गए कथन है उसमें वर्ड्सवर्थ के कौन से कथन है। प्रशांत मनोदशा में भावों का अनुस्मरण आवश्यक नहीं है, काव्य प्रबल भावों का सहज उच्छलन है। भावदीप्त मनोदशा में रचना का आरंभ होता है। भाव चाहे जिन कारणों से उत्पन्न हो मन को आनंदित करते हैं। ग्रामीण भाषा काव्य के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो वर्ड्सवर्थ का जो कथन है उसमें सबसे पहला जो ये कथन है हम देखते हैं कि ये कथन जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि ग्रामीण भाषा को काव्य के लिए बहुत उपयुक्त मानते हैं। तो यहाँ पर जो है ये कथन गलत हो जाने से हम देखते हैं कि ये कथन और ये विकल्प, तीनों विकल्प जो है गलत हो जाते हैं और यहाँ पर हमें एक उत्तर मिल जाता है बी, सी और डी। तो काव्य प्रबल भावों का सहचलन है, सत्य कथन है। भावदीप्त मनोदशा में रचना का आरंभ होता है। भाव चाहे जिन कारणों में उत्पन्न हो मन को आनंदित करते हैं। तो बी सी डी सही है, ये भी यहाँ पर गलत कथन है। अगला प्रश्न है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करना है। प्रकरण है परीक्षा गुरु और उनके कुछ शीर्षक हैं। तो यहाँ पर परीक्षा गुरु के प्रकरण है, 4 प्रकरण दिए गए हैं और उनके क्या शीर्षक है, यानी उन प्रकरणों के नाम क्या है, उनसे उनका मिलान करना है। तो हम देखते हैं कि परीक्षा गुरु में जो है कुल 41 प्रकरण हैं। तो यह तो संभव नहीं है कि सभी 41 प्रकरणों को हम याद रख लें, लेकिन यहाँ पे 10 के आसपास या अधिक से अधिक 15 प्रकरणों के आप नाम अगर याद कर सकते हैं तो जरूर याद कर लें, जिससे ये प्रश्न आपसे न छूटे। तो हम देखते हैं कि जो पहला प्रकरण है उसमें उनका जो है सौदागर की दुकान से ही यह कथा शुरू होती है। ठीक है, और पहला ही इसका प्रकरण सौदागर की दुकान है। दूसरा प्रकरण अकाल में अधिक मास। प्रकरण 3 संगति का फल। और प्रकरण 4 मित्र मिलाप। तो यहाँ हम देखते हैं कि 2 3 4 और 1, सी विकल्प इसका सही विकल्प हो जाएगा। और ये जो परीक्षा गुरु उपन्यास है वो उसके जो उपन्यासकार हैं वो लाला श्रीनिवास दास हैं। ठीक है, जिसे इस जो है उपन्यास को जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है हिंदी की प्रथम औपन्यासिक कृति भी कहते हैं। इसे आप जरूर याद रखेंगे। और इसका जो प्रकाशन वर्ष है यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है और मुझे उम्मीद है कि आपको पता भी होगा, क्योंकि हिंदी की जो पहली उपन्यास कौन सी है उस बहस में ये उपन्यास आती है। तो इसका जो प्रकाशन है वो 1882 ईस्वी में है। अगला प्रश्न, रुपया को बजाकर देखा जाता है और आदमी को एक ही बोली से पहचाना जाता है। यह उक्ति किस पात्र से संबद्ध है। प्रशांत, बालदेव, कालीचरण, बावनदास। यह जो कथन है यह मैला आंचल उपन्यास से ली गई है, जो फणीश्वरनाथ रेणु की है और यह 1954 में लिखी गई है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यह जो कथन है कि रुपया को बजाकर देखा जाता है और आदमी को एक ही बोली से पहचाना जाता है, वो बालदेव के बारे में कहा गया कथन है। और वो भी कौन कहता है, वो महंत दास, उसमें जो एक महंत दास पात्र है वो कहता है कि जो है हमने बालदेव को पहचान लिया है
क्योंकि कुछ रुपयों को बजा कर देखा जाता है और आदमी को तो एक ही बोली से पहचाना जाता है। तो बालदेव को तो हमने उसकी बोली से ही पहचान लिया है। तो यहाँ पे महंत जो साहिब हैं वो कहते हैं। ठीक है। अगला कथन, सॉरी, अगला प्रश्न, चीफ की दावत कहानी के आधार पर श्यामनाथ के संबंध में सटीक कथन है। श्यामनाथ की भारतीयता में एक गहरी आस्था थी। श्यामनाथ ने माँ को सफेद कमीज और सफेद सलवार पहनने के लिए कहा। श्यामनाथ अपने चीफ को नापसंद करते थे। श्यामनाथ पार्टी की कामयाबी सुनिश्चित कर लेना चाहते थे। श्यामनाथ को दुनिया के कहे की चिंता होती थी। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो चीफ की दावत जो कहानी है वो भीष्म शाहनी की कहानी है ना, हमारे पाठ्यक्रम में भी लगी है। तो जो सही कथन है, श्यामनाथ जो एक पात्र है जो इसमें मुख्य पात्र है, तो जो श्यामनाथ है उसे भारतीयता में गहरी आस्था थी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसे आधुनिकता की चकाचौंध में गहरी आस्था थी। श्यामनाथ ने माँ को सफेद कमीज और सफेद सलवार पहनने के लिए कहा था, हाँ कहा था। श्यामनाथ अपने चीफ को नापसंद करते थे, नहीं, बहुत पसंद करते थे और उनकी चापलूसी में पीछे नहीं थे। इस कहानी में दिखाया गया है कि वो अब पूरी तरीके से अपनी माँ जो है उनको भी साइड करने की कोशिश में रहते हैं कि कहीं वो बूढ़ी माँ को देखकर असहज न हो जाए उनके चीफ। श्यामनाथ पार्टी की कामयाबी सुनिश्चित कर लेना चाहते थे। हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो उन्होंने बुलाया था, ताकि उन पर अपना कुछ जो है प्रभाव डालकर अपना प्रमोशन करा ले। श्यामनाथ को दुनिया के कहे की चिंता होती थी, बिल्कुल कहे की चिंता होती थी। बी डी ई यहाँ पे सही विकल्प है। ऑप्शन सी इसका इस प्रश्न का सही उत्तर है। चीफ की दावत कहानी भीष्म शाहनी की है, हमने बताया, और चीफ की दावत का जो प्रकाशन है वो 1956 में हुआ था। और यह जो कहानी है, हम पहला पार्ट कहानी संग्रह है भीष्म शाहनी का, उसमें संकलित पाते हैं और यह भी 1956 में ही प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किशोरी लाल गोस्वामी का उपन्यास नहीं है। तारा, कुसुम कुमारी, श्यामा स्वप्न और रजिया बेगम। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत ही इसमें जो कौन सा उपन्यास नहीं है, एक बहुत ही अलग सा उपन्यास है जो किसी दूसरे के नाम से बहुत चर्चित उपन्यास है। तो यहाँ पर जो श्यामा स्वप्न उपन्यास है वो किशोरी लाल गोस्वामी का उपन्यास नहीं है। यह जो है ठाकुर जगमोहन सिंह, जो भारतेंदु युग के एक महत्वपूर्ण जो है कवि और निबंधकार और उपन्यासकार का यह उपन्यास है श्यामा स्वप्न, ठाकुर जगमोहन सिंह। ठीक है। बाकी तीनों जो उपन्यास हैं वो किशोरीलाल गोस्वामी के ही उपन्यास हैं। और श्यामा स्वप्न का जो प्रकाशन है वो 1888 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न, विष्णु प्रभाकर के अनुसार गांधी जी के आदेश पर महादेव देसाई ने शरद चंद्र की किन रचनाओं का गुजराती में अनुवाद किया था। विराज बहू, राम की सुमति, चरित्रहीन, मजली दीदी और अभिमान। तो यहाँ पर जो गांधी जी के आदेश पर महादेव देसाई जो है, जो उनके निजी सचिव के रूप में जाने जाते हैं, किसके, महात्मा गांधी के निजी सचिव के रूप में जाने जाते हैं। तो महात्मा गांधी जी ने इनसे जो है एक आदेश किया था कि जो है आप शरद चंद्र की रचनाओं का गुजराती में अनुवाद करिए। तो यहाँ पर महादेव देसाई जी ने यहाँ पर विराज बहू का, राम की सुमति का और मझली दीदी का, विराज बहू का, राम की सुमति का और मझली दीदी का, ए बी और डी का जो है उन्होंने अनुवाद किया था। तो यहाँ पर जो है वो सही विकल्प हो जाएगा बी। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक और रचना जो है बिंदु का लल्ला, बिंदु का लल्ला, यह भी जो है महादेव देसाई के द्वारा जो है गुजराती में अनुवाद किया गया था। यह भी जो है शरद चंद्र की ही रचना है। अगला प्रश्न, शिवपालगंज के बारे में किसे ऐसा लगने लगता है कि महाभारत की तरह जो कहीं नहीं है वह यहाँ है और जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है। रुपन बाबू, वैद्य जी, रंगनाथ और बद्री। तो ये जो शिवपालगंज है वो राग दरबारी उपन्यास में यह जगह आता है और यहीं पर वैद्य जी रहते हैं, रुपन बाबू रहते हैं उनके बेटे, और जो रंगनाथ है जो बाहर से आता है, और ये रंगनाथ जो है वो वैद्य जी के क्या थे, वैद्य जी का जो है भतीजा है रंगनाथ ये। और ये अब एमए करने के बाद
शिवपालगंज आता है घूमने के लिए, है ना। तो जो राग दरबारी है वो 1968 ईस्वी में लिखा गया उपन्यास है श्रीलाल शुक्ल का। ठीक है। हम्म। तो यहाँ पर रंगनाथ को ऐसा लगता है कि जो शिवपालगंज है वो महाभारत की तरह है, जो कहीं नहीं है वह यहाँ है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है। यानी शिवपालगंज जगह के बारे में रंगनाथ ऐसा सोचता है जब वह शिवपालगंज में पहुंचता है, तो क्योंकि वहां कुछ अजीब चीजें उसे दिखाई देती हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है और बहुत ही लोकप्रिय उपन्यास है हिंदी में राग दरबारी। आप जरूर पढ़ें। सूची एक के साथ सूची दो का मिलान कीजिए। सूची एक में निबंध है और सूची दो में उनके निबंधकार हैं जिनसे उनका मिलान करना है। साहित्य की महत्ता, साहित्य के मूल्य, साहित्य देवता, साहित्य कला और प्रेम। तो साहित्य की महत्ता जो निबंध है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। साहित्य के मूल्य बाबू गुलाब राय का निबंध है। साहित्य देवता माखन लाल चतुर्वेदी का निबंध है। और साहित्य कला और प्रेम यशपाल का निबंध है। तो यहाँ पर 3 1 2 4 पहला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न राजा राम मोहन राय के संबंध में उचित कथन है। राजा राम मोहन राय भारत में राष्ट्रीय पत्रकारिता के संस्थापक माने जाते हैं। बहुदेववाद में उनकी गहरी आस्था थी। राजा राम मोहन राय पश्चिमी ढंग की शिक्षा के विरोधी थे। उन्होंने संवाद कौमुदी और अल अकबर अखबार की स्थापना की। राजा राम मोहन राय ने सेंसरशिप कानूनों के विरुद्ध अ, सशक्त आंदोलन चलाया। ठीक है। तो इसमें से कौन से कथन राजा राम मोहन राय के बारे में जो है उचित है, तो हमें ये बताने हैं। यहाँ पर हम एक ऑप्शन देखते हैं सी जो है, राजा राम मोहन राय पश्चिमी सभ्यता के विरोधी थे। तो ये सबसे असत्य कथन है। सबसे क्या असत्य कथन है, क्योंकि हम मानते हैं कि राजा राम मोहन राय जो है वो पश्चिमी ढंग की शिक्षा के समर्थक थे और इन्हें आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। ठीक है। यानी आधुनिक भारत को का जो श्रेय है, जिन्होंने आधुनिकता सही मायने में, जिन्होंने जातिवाद जो है, कर्मकांड और सती प्रथा, बाल विवाह जैसे प्रथाओं का विरोध किया और एक आधुनिक समाज की परिकल्पना में भारत को अग्रसर किया, तो राजा राम मोहन राय जो है इस मामले में याद किए जाते रहेंगे। तो यह कथन जो है गलत हो जाएगा। बाकी राजा राम मोहन राय भारत में राष्ट्रीय पत्रकारिता के संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इन्होंने इनका जो महत्वपूर्ण एक हम जानते हैं पत्रिका बंगदूत जो 1929 ईस्वी में इन्होंने निकालना प्रारंभ किया था। बहुवेद बहुदेववाद में उनकी गहरी आस्था थी। नहीं, ये जो है बहुदेववाद में इनकी आस्था नहीं थी। इन्होंने संवाद कौमुदी और अल अकबर अखबार की स्थापना की। सत्य कथन है। राजा राम मोहन राय ने सेंसरशिप कानूनों के विरुद्ध सशक्त आंदोलन चलाया। ठीक है। ए डी और ई, इसका जो है डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। और राजा राम मोहन राय के बारे में भी हमने बताया कि इनका जो जन्म है वो 1772 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न, भारत सरकार के राजभाषा विभाग का सी डैक की सहायता से लीला हिंदी प्रबोध नामक सॉफ्टवेयर किसने तैयार किया। बालेंदु शर्मा दाधीच, हेमंत शर्मा, विजय मल्होत्रा, हेमंत दरबारी। तो यहाँ बताना है जो सी डेक है, इसने लीला हिंदी प्रबोध नामक सॉफ्टवेयर तैयार किया। ये जो सी डेक है इसे हम सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, यानी शॉर्ट फॉर्म में इसे हम सी डैक कहते हैं। ठीक है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, इसने जो है लीला हिंदी प्रबोध नामक सॉफ्टवेयर बनाया और इसको जो तैयार करने का काम है वो हेमंत दरबारी ने किया था। अगला प्रश्न, संस्कृति के 4 अध्याय के अध्याय एवं प्रकरण के आधार पर सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। यहाँ पर संस्कृति के 4 अध्याय में हम देखते हैं कि 4 अध्याय हैं और उनमें कुछ प्रकरण हैं। उन उन अध्यायों में कौन से प्रकरण आए हैं उनसे उनका मिलान करना है। भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृति का आविर्भाव, प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह, हिंदू संस्कृति और इस्लाम, भारतीय संस्कृति और यूरोप।
इनके प्रकरण से इनका मिलान करने पर हम देखते हैं कि भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृति का आविर्भाव, यह जो अध्याय है, इसी अध्याय में अ, आर्य और द्रविड़ समस्याएं प्रकरण आया आता है। प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह कौन करता है? बौद्ध आंदोलन और जैन के आंदोलन। हिंदू संस्कृति और इस्लाम हिंदू संस्कृति और इस्लाम से वो अमृत और हलाहल का संघर्ष होता है इस अध्याय में। तो इसमें प्रकरण आता है अमृत और हलाल का संघर्ष। भारतीय संस्कृति और यूरोप, इसमें मुस्लिम नवोत्थान प्रकरण आता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा जो 4, 3, 1 और 2 विकल्प है, यानी बी विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ पे हमने बताया कि 4 प्रकरण हैं और कुल 39 प्रकरण हैं। ये महत्वपूर्ण तथ्य है जो आप याद रखेंगे। और किस प्रकरण में, किस अध्याय में कितने प्रकरण हैं, तो यहाँ देखिए, जो इसका पहला अध्याय है, इसमें हम देखते हैं कि 7 प्रकरण हैं। ठीक है, ये भी पूछे जा सकते हैं और पूछे गए भी हैं। और दूसरा जो प्रकरण है उसमें दूसरा अध्याय जो है 12 प्रकरण है। और तीसरा जो प्रकरण है, 1 मिनट, और नीचे हो गया। जो दूसरा अध्याय है उसमें, ये भी ऊपर नीचे स्लीप हो जाता है कई बार, सॉरी। पहला अध्याय जो है उसमें 3 प्रकरण, 3 प्रकरण। दूसरे में 7 प्रकरण, कुल कितने हो गए? 10 प्रकरण। तीसरे में 12 प्रकरण और चौथे में अध्याय में 17 प्रकरण। तो कितने हो गए? 7, 3, 10, 10, 10, 20, 20, 10, 30, और 30 के बाद 7, 2, 9, यानी कुल 39 प्रकरण हो जाते हैं। तो संस्कृति के 4 अध्याय में 4 अध्याय तो हैं ही, और उसमें 39 प्रकरण हैं। पहले में 3 प्रकरण, दूसरे में 7 प्रकरण, तीसरे अध्याय में 12 प्रकरण, चौथे अध्याय में 17 प्रकरण। और इन प्रकरणों के नाम क्या हैं, यानी पहले अध्याय में कौन कौन से प्रकरण हैं, उनके नाम क्या हैं, ये आप याद रखेंगे जब आप पढ़ेंगे तो। और मैं कहूँगा कि अगर आप संस्कृति के 4 अध्याय न भी पढ़ें, तो मैं कहूँगा कि केवल अध्याय और प्रकरण और उनमें कौन से प्रकरण हैं, उनके क्या क्या नाम हैं, बस आप इतना भी अगर याद रख लें, तो संस्कृति के 4 अध्याय जो टेक्स्ट बुक है उस पर प्रश्न आप कहीं ना कहीं उसको कंप्लीट कर लेंगे और वे कहीं बाहर नहीं जाएंगे। क्योंकि यह इतनी महत्वपूर्ण पुस्तक हम मेरे ख्याल से परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, क्योंकि काफ़ी तथ्यपरक और काफ़ी कह लें कि ये बोझिल पुस्तक है जो कई बार नहीं पढ़ी जाती बहुत परीक्षकों के द्वारा भी, और विद्यार्थियों के द्वारा तो बात ही अलग है। लेकिन पढ़ने की कोशिश जरूर करनी चाहिए हमें। अगला प्रश्न है, मजदूरी और प्रेम निबंध के अनुसार पश्चिमी सभ्यता मुख मोड़कर जिस नए आदर्श को उन्मुख है, उस आदर्श को दर्शाने वाले देवता कौन है? वर्ड्सवर्थ, इलियट, टॉलस्टॉय और गोर्की। अभी हमने पिछले ही प्रश्न में देखा कि मजदूरी और प्रेम से प्रश्न आया था, और यहाँ फिर से मजदूरी और प्रेम पर एक प्रश्न आया है। मजदूरी और प्रेम निबंध में पश्चिमी सभ्यता मुख मोड़कर जिस नए आदर्श को उन्मुख है, उस आदर्श को दर्शाने वाले देवता कौन है? ऐसा सरदारपुर सिंह टॉलस्टॉय को मानते हैं कि जो है, जो पश्चिमी आदर्श है उसको दर्शाने वाले देवता देवता हैं, वो टॉलस्टॉय हैं। अगला प्रश्न, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करना है। अंधा युग का अंक है और वे उसके शीर्षक हैं। दूसरा अंक, तीसरा अंक, चौथा अंक, पांचवा अंक। तो यहाँ उसके शीर्षक हैं अश्वत्थामा का अर्ध सत्य, गांधारी का साप, पशु का उदय। तो देखिए, जो दूसरा अंक है, इसमें कुल हम जानते हैं कि इसमें यहाँ पे 4 अंक दिए गए हैं, लेकिन इसमें कुल 5 अंक हैं। दूसरा अंक जो है वो पशु का उदय है। तीसरा अंक अश्वत्थामा का अर्धसत्य। चौथा अंक गांधारी का श्राप। पांचवा अंक विजय एक क्रमिक आत्महत्या। ठीक है, तो ये जो 5 अंक हैं इसे हम जरूर याद रख लें। यहाँ पर तो 4 अंक दे दिए गए। जो पहला अंक है वो कौर नगरी है।
जो प्रथम अंक है वो कौरव नगरी है, और दूसरा हमने देख ही लिया कि वो पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्धशत, तीसरा, चौथा गांधारी का श्राप, और पांचवा विजय एक क्रमिक आत्महत्या। ये अंधा युग जो नाटक है वो धर्मवीर भारती धर्मवीर भारती की रचना है, और इसका जो प्रकाशन है वो 1955 ईस्वी में हुआ था। और यह भी एक क्या है, गीति नाट्य है, या जिसे काव्य नाटक भी कहते हैं। इसकी विधा के बारे में अगला प्रश्न देखिए, इस सौंदर्य के सामने जीवन की सब सुविधाएं हे हैं, इसे आंखों में व्याप्त करने के लिए जीवन भर का समय भी पर्याप्त नहीं। आषाढ़ का एक दिन नाटक का उक्त संवाद किसका है? प्रियंगु मंजरी, मल्लिका, कालिदास, विलोम। ठीक है, तो यह कथन किसका है बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन। तो यहाँ पर प्रियंगु मंजरी कहती है, जब वो कालिदास के जब वो मल्लिका के घर पर और कालिदास के गांव जाती है, तो मल्लिका के घर का परिवेश देखकर वो कहती है कि इस सौंदर्य के सामने जीवन की सभी सुविधाएं तो हेय हैं, इसे आंखों में व्याप्त करने के लिए जीवन भर का समय भी पर्याप्त नहीं है। प्रियंगु मंजरी, और प्रियंगु मंजरी कौन है? कालिदास की जो है की दुहिता है, यानी जिससे कालिदास ब्याह कर लिए होते हैं। और आषाढ़ का एक दिन जो नाटक है, हमने देखा कि वो 1958 में इसकी रचना हुई है। अगला प्रश्न, कोई नहीं पकड़त मेरो हाथ, 20 कोटि सुत होत फिरत मैं, हा हा होए अनाथ। भारत दुर्दशा नाटक में उक्त गीत किस अंक में है? पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक और चौथा अंक। तो यहाँ हम देखते हैं कि यह जो दूसरे अंक में जो है, भारत जो है, भारत भाग्य जो है, कहता है कि कोई नहीं पकड़त मेरो हाथ, 20 कोटि सुत होत फिरत में, हा हा होए अनाथ। भारत दुर्दशा जो नाटक है वो 1880 ईस्वी में भारतेंदु के द्वारा लिखा गया है, और इसमें भी जो है 6 अंक है। अंधेर नगरी के समान इसमें भी 6 अंक हैं। ठीक है, और पहले अंक में हम देखते हैं कि एक योगी जो है लावनी गाता हुआ देश के अतीत गौरव के परिप्रेक्ष्य में उसकी वर्तमान हीन दशा का ब्यौरा देता है। और दूसरे अंक में हम देखते हैं कि शमशान में कुत्तों, कौवों, शेरों के बीच फटेहाल भारत का प्रवेश होता है। तीसरे अंक में ही भारत दुर्दैव, है ना, और सत्यानाश फौजदार जो है अपने भारत दुर्दशा मूलक प्रयोजनों को स्पष्ट करते हैं। और चौथे अंक में गुलामहीन और हतदर्प बनने के कारणों का उल्लेख होता है कि भारत क्यों इतना हतदर्प है और क्यों हीन है, गुलाम है। पांचवें अंक में भारत दुर्दैव के हमले से बचने के लिए पढ़े लिखे भारतीयों की बैठकों का उल्लेख होता है। किताब खाने का जिक्र इस अंक में यह दृश्य आता है, जहाँ पे पत्रकार हैं और बहुत सारे लोग हैं इकट्ठे होकर बात कर रहे हैं, बुद्धिजीवी लोग। और छठे अंक में हम देखते हैं कि भारत भाग्य नामक जो पात्र है उसका जो है संवाद और कार्य व्यापार चित्रित होता है। तो ये कुल 6 अंक हैं। यहाँ पर दूसरे अंक में जो है भारत भाग्य जो है यह कहता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कृति को जिंदगी का एक टुकड़ा मात्र कहा गया है? मुर्दहिया, एक कहानी, यह भी क्या भूलूं क्या याद करूं, और आप हुदरी। तो यह जो कथन है एक कहानी के बारे में लेखक स्वयं कहता है, और लेखक है इसकी मन्नू भंडारी, है ना। मन्नू भंडारी स्वयं कहती हैं कि यह जो एक कहानी यह भी है, वह मेरी जिंदगी का एक टुकड़ा मात्र है। ठीक है, और ये इसका जो रचना काल है वो 2007 है। और मुर्दहिया मुर्दहिया का जो प्रकाशन है वो 2010 में हुआ था, और तुलसीराम इसके रचनाकार हैं। मुर्दहिया जो है ये सभी आत्मकथाएं ही हैं। मुर्दहिया तुलसीराम का आत्मकथा है, एक कहानी अभिमन्यु भंडारी का, क्या भूलूं क्या याद करूं, बच्चन जी का, यानी हरिवंश राय बच्चन जी का 1969 में आता है। आप हुदरी 2015 में आता है, और रमणिका गुप्ता के द्वारा आता है। ठीक है, आखिरी प्रश्न इस
वीडियो का। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। हिंदी व्यंजन और उनके उच्चारण स्थान दिए गए हैं। उन उच्चारण स्थानों के हिसाब से इन हिंदी व्यंजनों का स्थान बताना है। जैसे प, फ, ब, भ का उच्चारण स्थान कहाँ होता है? न, न, ल, ल, क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो प, फ, ब, भ है, ये हम ओष्ठ्य व्यंजन इन्हें कहते हैं। और ये द्वयष्ठ व्यंजन इसे इसलिए कहा गया है कि जो होठ के दोनों भाग हैं, ऊपर और नीचे के, जब हम बोलते हैं तो इन दोनों का जो है आपस में जुड़ाव होता है, तो हम इसे द्वयष्ठ व्यंजन कहते हैं। न, न, ल जो है ये वर्स्य व्यंजन है। वर्स्य व्यंजन कौन से व्यंजन होते हैं? जब दांत, जब जो है मुंह का मसूड़े और जो है दांत का जो है जब प्रयोग होता है, यानी कि जब इनका उच्चारण करने पर दांत के मसूड़े और दांत का जब प्रयोग होता है तो इसे वर्स्य व्यंजन कहते हैं। क, ख, ग, घ कोमल तालव्य व्यंजन है। जो हमारे गले में जो कंठ के ऊपर एक हिस्सा है जो छोटा सा लटकता है, जिसे कौवा कहते हैं, वो और तालव्य यानी मूर्धा के बाद का और कौवे के बीच के स्थान को हम कोमल तालव्य कहते हैं। वहां से इन व्यंजनों का जो है उच्चारण किया जाता है। और जो च, छ, ज, झ है वो तालव्य व्यंजन है। और तालव्य व्यंजन जो है तालु से जिनका उच्चारण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो हमारा विकल्प सही हो जाएगा 3, 1, 2, 4। ए विकल्प इसका सही विकल्प हो जाएगा। तो साथियों, जून 2024 का पेपर, सॉरी, हाँ, ये जून 2024 का ही पेपर है। तो यहाँ हमने जून 2024 के पेपर के एनालिसिस कंप्लीट कर ली है। तो आगे की वीडियो में हम जो देखेंगे, जो एक पेपर जो है जून 2024 का पेपर जो कैंसल पेपर हो गया था, हम उसे भी देखेंगे, है ना। कैंसल पेपर को देखेंगे कि उसमें कैसे प्रश्न आए हुए थे और उनके क्या क्या पैटर्न थे। तो धन्यवाद। यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और जो कुछ भी आपको इस वीडियो के बारे में जो सुझाव हैं उसे आप कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।